आई एम भाविक ठक्कर, वेलकम टू बिटीट्यूड। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में। डाटा इंटरप्रिटेशन के आप कोई भी वीडियो देखोगे ना तो यूजुअली सीधे सीधा स्टार्ट करते थे क्वेश्चन से, और या तो काफ़ी बार कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपको बताते हैं, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो नहीं बताते वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग आवर क्वेश्चंस ऑन डाटा इंटरप्रिटेशन। तो इस वीडियो को इसीलिए मैंने नाम दिया है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले उसके क्वेश्चंस को करने से पहले थोड़ा जान पहचान कर लेते हैं, है ना। डाटा इंटरप्रिटेशन से थोड़ी बहुत जान पहचान ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले तो ये समझेंगे कि डाटा इंटरप्रिटेशन होता क्या है, यानी कि एग्जामिनर डाटा इंटरप्रिटेशन के थ्रू आपकी कौन सी स्किल को टेस्ट कर रहा है। अगर आपको ये एक्सपेक्टेशंस पता चल गई ना कि अच्छा ये एक्सपेक्टेशंस है मेरे से एग्जामिनर को, तो बहुत इजी हो जाएगा वो स्किल को डेवलप करना, और फिर हम उस क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकते हैं। उसके बाद हम उसको समझ सकते हैं। क्लियर है? तो पहले तो हम देखेंगे ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो और कहीं पे बताई नहीं जाती। जैसे बोलते हैं ना, द थिंग्स दैट दे डोंट टीच एट स्कूल, वो वाली चीज़ है। ओके, नेक्स्ट चीज़ हम समझेंगे, ये सब सिंपल सा जनरल सी बात है कि डाटा इंटरप्रिटेशन किस किस फॉर्म में आपको पूछा जाता है। तो वो अलग अलग फॉर्म्स के एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, उसको एग्जैक्टली हम समझेंगे कि वो फॉर्म क्या है, जिससे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन को समझना बहुत ही ईजी हो जाए। नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि बेसिक नॉलेज क्या है, यानी कि आप डाटा इंटरप्रिटेशन अगर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो उसके पहले आपके पास कौन सा नॉलेज ज़रूरी है, प्री रिक्विजिट क्या है, यानी ऐसा नॉलेज जो पहले होना चाहिए। अगर वो है तो ही ये वीडियो में आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखते हैं आज के इस वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे कि कोई MBA की एंट्रेंस दे रहे हो जैसे कि कैट, सीमैट, स्नैप, एनमेट, हर एक एग्ज़ाम में डाटा इंटरप्रिटेशन आता ही आता है। चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, यानी कि बैंक, स्टाफ सिलेक्शन, कोई भी एग्ज़ाम, UPSC, GPSC, हर एक में डाटा इंटरप्रिटेशन आता ही आता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, समझ में आ रहा है ना। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम में आता है। तो देखिए ये पूछते क्यों हैं, क्योंकि आपका कोई भी रोल हो, है ना, आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, आपका एक रोल होगा डिसीजन मेकर का। तो डिसीजन लेने के लिए आपको करना पड़ेगा डेटा को एनालाइज। ढेर सारा डाटा होगा, अगर आपको एनालाइज करना नहीं आता तो फिर आप डिसीजन कैसे ले पाओगे, है ना। चाहे आप MBA कर रहे हो, सेम बात है ना। MBA यानी आप मैनेजर बनने वाले हो, आपको डिसीजंस लेने हैं। ढेर सारे डाटा होते हैं कंपनी के, उसको एनालाइज करना आना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं वो 4 चीज़ जो मैंने पहले बताई थी कि वो क्या है, वो क्या एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन है आपसे एग्जामिनर की। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहली चीज़, डाटा इंटरप्रिटेशन एग्जैक्टली होता क्या है। पहली चीज़ वो आपकी एबिलिटी है, डाटा को इंटरप्रिट करने की एबिलिटी। वर्ड से ही पता चलता है ना, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा को समझना, इंटरप्रिट करना, वो आपकी एबिलिटी है कि नहीं। तो पहले को मैंने नाम दिया है कि कैन यू मेक सेंस आउट ऑफ द कलेक्शन ऑफ डाटा। ढेर सारा डाटा आपको दे दिया है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़। तो क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है ना। मेक सेंस मतलब क्या होता है हिंदी में, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। कैन यू मेक सेंस आउट ऑफ दिस डाटा। अगर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है तो फिर आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। इंटरप्रिटेशन तो दूर की बात है, पहले नॉर्मल डाटा को तो समझो। तो पहली चीज़ होती है वो डाटा को समझना। तो जो उसके फॉर्म होते हैं ना, जैसे मैंने पहले बोला था, टेबल के फॉर्म में होता है, लाइन चार्ट, बार ग्राफ, बहुत अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स है, पाई चार्ट हो सकते हैं, कैसलेट फॉर्म हो सकता है, वो हम बाद में देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या है। पर उसमें से कोई भी फॉर्म उठा लो, आपको उसको समझना आना चाहिए। तो पहली चीज़ तो है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा है। क्या आप यहाँ पे समझ सकते हो ये डाटा जो है वो आपको क्या, कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। सोचिए इसके बारे में। 2 ग्राफ दिए हैं, है ना,
और यहाँ पे 2 स्केल भी दी है, देखो तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना। लेकिन फिर साथ में कुछ यहाँ पे भी दिया है, तो ढेर सारी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को यूजुअली कंफ्यूज कर लेती है, और अगर आप कंफ्यूज हो गए तो फिर नहीं हो सकता, है ना। पहली चीज़, ऐसे क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले इसको समझना। इंटरप्रिटेशन तो बात की बात है, इंटरप्रिटेशन में तो आता है अच्छा ये क्या है, सेल से, यूनिट से, उसका क्या मतलब है, वो सब तो बात की बात है। पहली चीज़ तो पहले इसको समझना यानी फॉर एग्जांपल जैसे हम ये 2 ग्राफ देखते हैं, हम नीचे देखते हैं कि ये स्क्वायर वाला है वो सेल्स है यानी यूनिट्स है, और ये सेल्स वाला जो ट्राइंगल वाला है वो रुपीज़ है ना। तो पहले तो हम समझेंगे कि अच्छा ये वाला जो है ना, ये स्क्वायर वाले, ये सब कौन सी प्राइस क्या दिया है, प्राइस नहीं दिए, वो यूनिट्स दिए हैं। ऑल राइट, उसके बाद हम समझते हैं अच्छा यूनिट्स दिए हैं, तो फिर यहाँ पे सेल्स यूनिट्स 1987 में आपने कितने यूनिट्स बेचे थे, 700, या फिर उधर चले जाए तो 200 एंड 250 के बीच में शायद 216-17 कौन से यूनिट्स थे। समझ में आ रहा है ये चीज़ें, है ना। कहाँ देखे, उधर या उधर, तो वो भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, दोनों तरफ देखो लिखा है कौन सी स्केल किसकी है, ये यूनिट्स की है, वो रुपीज़ की है। तो इससे आपको समझ में आना चाहिए कि अच्छा 1987 में ये स्क्वायर यूनिट्स यानी यहाँ पे 700 यूनिट्स बिके थे। समझ में आ रहा है, 1987 में जो भी कंपनी का ये डाटा है, उन्होंने 700 यूनिट, 700 टीवी हो सकते हैं, 700 कार हो सकती है, कुछ भी 700 चीज़ें बेची थी। और दूसरी चीज़ें सेल्स इन रुपीज़ भी, उसको कितने रुपए मिले थे। तो यहाँ पे 1987 में ये रहा है ना, ट्राइंगल आपको बताता है सेल्स रुपीज़ में, तो ये रहा। पर इसका ग्राफ किधर है, ये नहीं है, इसका ग्राफ उधर है, तो आपको उधर जाना पड़ेगा। 100 तो 100 रुपये में बिकी थी, नहीं, उसमें देखो क्या बोला है, इन 1000, तो 100,000 यानी 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपए में आपने ये 700 चीज़ बेची थी, है ना। हो सकता है ये कोई कंपनी हो, दुकान हो, कंपनी तो नहीं होगी शायद, कोई दुकान ही होगी छोटी सी, 700 ही चीज़ बेची है, 1 लाख रुपए कोई बड़े अमाउंट है नहीं। तो समझ में आ रहा है। अगर मैं पूछूं 1990 में आपने कितनी चीज़ें बेची थी, तो यहाँ पे देखना है, ऊपर देखना है ना, स्क्वायर वाले में कितनी चीज़ें, कितने यूनिट्स, और वो वाला या इधर वाला, भाई इधर वाला। तो ये जो बेसिक है ना, तो भाई यहाँ पे आप देख लोगे तो अराउंड 900 है ना, 900 आपने यूनिट्स बेचे थे। कितने रुपए में बेचे थे, तो वही 1990 में यहाँ पे चले जाइए, उधर देखना पड़ेगा, 200 से थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है ना, शायद 205, 207 ऐसा कुछ होगा। गेटिंग दिस, 205, 207। तो ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है कि पहले डाटा देख के कंफ्यूज अगर आप हो गए कि या तो यार क्या है, इधर भी है उधर भी है, 2 ग्राफ है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, है ना। मेरे हिसाब से इतनी ख़राब हालत तो हमारी है ही नहीं, बट जस्ट एक पहली चीज़ है, पहली चीज़ है कोई भी डाटा इंटरप्रिटेशन में कि यू शुड बी एबल टू मेक सेंस आउट ऑफ द कलेक्शन ऑफ डाटा। ढेर सारे अलग अलग डाटा भाई, है ना, उसको देख के समझ में आता है कि नहीं कि वो डाटा क्या मीन करता है, ये पहली चीज़ है, ठीक है। अच्छा चलिए, दूसरी चीज़ क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोरिलेट वेरियस डाटा। क्योंकि डाटा कभी एक नहीं होता, डाटा ढेर सारे होते, एक टेबल होगा, एक होगा बार चार्ट, एक होता पाई चार्ट, कुछ भी, और एक क्वेश्चन में शायद एक ही डाटा ना हो, कोई 2-3 अलग अलग चीज़ दी हो, तो उस सबको कोरिलेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, हमें एग्जांपल से समझ में आता है ना। देखिए यहाँ पे सेल्स ऑफ सिगरेट्स इन इंडिया, इंडिया में कितनी सिगरेट्स बिकी वो हमें यहाँ पे दिया है। बाय वॉल्यूम इतना है, बाय वैल्यू इतना है, सब परसेंटेज में भी दिया है ना। कोरिलेट, अब इसका और इसका रिलेशन क्या है वो आपको समझना ज़रूरी है। जब 2 डाटा दिया है क्या रिलेशन होगा आप बताइए, आइडिया आ रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, वॉल्यूम यानी कितनी स्टिक्स, यहाँ पे बोला भी है ना कितनी सिगरेट्स बिकी, वहाँ पे दी है वैल्यू यानी कितने रुपए में बिकी। क्या पता चलता है दोनों का रिलेशन क्या है, दोनों का रिलेशन ये है कि भाई वैल्यू डिवाइड बाय वॉल्यूम, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वैल्यू डिवाइड बाय वॉल्यूम आपको देगी प्राइस, हाँ या ना, आपको देगी प्राइस। प्राइस क्या होती है, रुपीज़ पर सिगरेट, रुपीज़ ये रहे, पर सिगरेट आपके वॉल्यूम, तो रुपीज़ पर सिगरेट कैसे मिलेगा, दिस डिवाइड बाय दिस। अगर मैं आपको ऐसा पूछ लूँ ना कि ऑन एन एवरेज कितने पैसे या रुपए की सिगरेट बिकती थी, या जो भी ये साल दिया है, साल कुछ नहीं बोला है, तो अभी आज लास्ट ईयर जो भी, इस डाटा के हिसाब से एक सिगरेट की ऑन एन एवरेज प्राइस क्या है,
तो 225 करोड़ डिवाइड बाय 13,500 मिलियन स्टिक्स, है ना, उतने रुपए आएंगे। तो रुपीस पर स्टिक, समझ में आ रहा है। तो ये सब चीज़ें जो आपको समझनी है, आपको कोरिलेट करना ये आना चाहिए, बोल के नहीं आएगा, आपको समझना पड़ेगा कि प्राइस यानी वैल्यू बाय वॉल्यूम। तो पहली चीज़ तो डाटा को खुद समझना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि अच्छा 225 करोड़ में से 7% ब्रांड एफ की सिगरेट्स बिकी है, 7% रुपये, 225 करोड़ का 25% जितना होता होगा, आई थिंक 56.25 करोड़, उतने रुपए की ब्रांड ए की सिगरेट बिकी है। समझ में आ रहा है, ये सब समझ में पहले आना चाहिए। तो ये हुई अंडरस्टैंडिंग, यानी कि इट शुड मेक सेंस, डाटा आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा, उसको कोरिलेट करना आना चाहिए। ये सब चीज़ें समझ में आ रही है ना, तो ये ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ समझते हैं, नेक्स्ट चीज़ क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, हिडन मीनिंग। काफ़ी बार आपको सीधे सीधा नहीं देते, आपको डाटा के पीछे का मीनिंग, उसका हिडन मीनिंग समझना पड़ता है, वो खुद ही समझना पड़ता है, वहाँ पे कहीं पे दिया हुआ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे ये जो डाटा है ना, देखिए अलग अलग साल दिए हैं, यहाँ पे बोला है एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन दोनों मिलियन केजी में दिया है, तो ये एक्सपोर्ट होगा, ये प्रोडक्शन हुआ, यानी कि हम समझ रहे हैं। तो डाटा शुड मेक सेंस, पहली चीज़ कि अच्छा ये डाटा को हमें समझ में आ रहा है कि 84-85 में 660 मिलियन केजी का प्रोडक्शन हुआ था, 220 मिलियन केजी का एक्सपोर्ट हुआ था, हमें समझ में आ रहा है। ऑलराइट, ये डाटा यहाँ पे समझ में आ रहा है ना। तो फिर हिडन मीनिंग, इसमें हिडन मीनिंग क्या होगा आप बताइए। ये क्या चीज़ दी है, प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट, वहाँ पे क्या चीज़ दी है, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, यानी पर हेड कितना अवेलेबल है। इसमें हिडन मीनिंग क्या है, इस दोनों को अगर मैं कनेक्ट करूँ तो क्या समझ में आना चाहिए, समझ में क्या आना चाहिए, देखिए समझ में ये आना चाहिए कि यहाँ से अगर वहाँ जाना हो, बेसिकली किया क्या होगा, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होगा, पर हेड जो अवेलेबल है, हर पॉपुलेशन में पर हेड कितना अवेलेबल है। तो अगर हम समझे जैसे 84-85 में, या तो कहीं पे भी कोई भी साल में हम देख लेते हैं, क्योंकि हर एक साल का वहाँ पे दिया है। फॉर एग्जांपल 80-81 में प्रोडक्शन किया था 421 मिलियन केजी, उसमें से एक्सपोर्ट किया था 207 मिलियन केजी। इसका मतलब है 214, दोनों का डिफरेंस, 214 मिलियन केजी हमारे लिए अवेलेबल थे, क्योंकि इसमें से इतना तो कर दिया एक्सपोर्ट, तो हमारी पॉपुलेशन के लिए कितना अवेलेबल था, तो प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट वो अवेलेबल था। और वो जो अवेलेबल होगा उसको किससे डिवाइड किया होगा, पॉपुलेशन से। जैसे इंडिया में भी कितनी पॉपुलेशन है उससे किया होगा डिवाइड करने के बाद जो आया वो होगा ये 487 पर ग्राम पर हेड। समझ में आ रहा है। तो ये हिडन मीनिंग है, हमें समझना था कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी का मतलब होगा प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट डिवाइड बाय पॉपुलेशन, है ना, ये होगा। समझ में आ रहा है। तब जाके हमें 80-81 का 487 ग्राम मिला होगा। तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, समझ में आ रहा है ना। तो सीधे सीधा कोई डाटा नहीं होगा, आपको इन बिटवीन वो हिडन मीनिंग को समझना आना चाहिए। तो ये सब मेन है, डाटा इंटरप्रिटेशन सीधे सीधा कुछ नहीं आता, ये आता है कि नहीं, है ना। उस डाटा को देख के चलो समझ गए, वो तो बेसिक चीज़ है, लेकिन बाद में ऐसा हिडन मीनिंग समझना आना चाहिए, कोरिलेट करना आना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। क्लियर विद दिस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भी, जब क्वेश्चंस आएंगे, ये तो आपको सिर्फ समझ में आ गया डाटा, सब ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस आएंगे उसको सॉल्व करना है। तो देखिए 2 टाइप के होते हैं शॉर्टकट्स, और मैं आपको दोनों टाइप के शॉर्टकट सिखाऊंगा, ठीक है। एक आपको सिखाऊंगा कंसेप्चुअल शॉर्टकट और दूसरा सिखाऊंगा कैलकुलेटिव शॉर्टकट। इसका मतलब क्या है, वापस एक एग्जाम्पल लेते हैं तो हम समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे जैसे ये वाला डाटा है ना, वापस वही डाटा मैंने लिया है, कोई नई चीज़ नहीं है। जैसे क्वेश्चन आया, इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आया कि फाइंड, हिंदी में सीधा बता देता हूँ, इंडिया में सबसे महंगी वाली जो सिगरेट ब्रांड है उसकी पर स्टिक पर सिगरेट प्राइस क्या रही है। इंडिया में सबसे महंगी जो ब्रांड है। अब अगर देखिए, अगर आपको कुछ शॉर्टकट पता ही नहीं है तो आप कैसे करोगे। अच्छा, ब्रांड ए की हमें ये पहले तो समझ में आ गया, कोरिलेट भी हमने कर दिया, दोनों डाटा देख लिए, समझ में आ गए, हमने कोरिलेट भी कर दिया, हिडन मीनिंग भी उसका समझ गए कि भाई प्राइस होती है वॉल्यूम बाय वैल्यू बाय वॉल्यूम, ये भी हम समझ गए। लेकिन
बाद में हम सोचते हैं कि अच्छा तो ये क्वेश्चन करने के लिए तो यार कॉस्टलीस्ट ब्रांड, सबसे महंगी ब्रांड तो पता नहीं है, तो हमें तो सबका निकालना पड़ेगा। तो पहले ए का निकालते हैं। 13,225 करोड़ का कहाँ है ए? 25%। 225 करोड़ का 25% ऊपर लिखेंगे, डिवाइड बाय 13,500 का 16% जो आएगा वो नीचे लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे वो बड़ा सा डिवाइड। कैलकुलेटर्स ज़्यादातर एग्ज़ाम में अवेलेबल नहीं है ना। कैट में आई थिंक थोड़े साल से अभी अवेलेबल हो रहा है, लेकिन वो भी स्क्रीन वाला कैलकुलेटर, तो आपको माउस से जाना पड़ेगा। 225 225 क्लिक करते करते मल्टीप्लाइड बाय 25/100 है ना, टाइम पास हो जाएगा। तो कैलकुलेटर दिया ज़रूर है कैट वालों ने, लेकिन वो यूज़ करने के लिए नहीं दिया। वो सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि आप में से कितने भटक रहे हो कैलकुलेटर के पीछे। शायद ही 2-3 क्वेश्चन होते जहाँ पे कैलकुलेटर रियल में यूज़ करना होता, ठीक है। एक्सक्यूज मी। तो देखिए यहाँ पे हमें अब फिर बी का निकालो, फिर सी का निकालो, फिर डी का, फिर ई का, फिर एफ का, तो सबका निकालेंगे तो फिर पागल हो जाएंगे, है ना। तो यही है पहली चीज़ आपको होनी चाहिए भी, कंसेप्चुअल शॉर्टकट। यहाँ पे नहीं लिखा लेकिन हमने आगे देखा था कंसेप्चुअल शॉर्टकट। कंसेप्चुअल शॉर्टकट क्या बताता है? आपका कैलकुलेशन का ही टाइम बचा देता है, यानी कि मिनिमम कैलकुलेशन ज़रूरी हो जाएंगे अगर आप कंसेप्चुअली क्लियर हो, आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपको पता है कि ये तो करना ही नहीं है ना, तो जो चीज़ करनी है वही कम हो जाए तो कैलकुलेशन ही कम हो गए। और पहले ये चीज़ करनी है कि कैलकुलेशन ही ना करने पड़े, वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बने उतने कम कैलकुलेशन करने पड़े। क्लियर है? ये हुई आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, जैसे हमें बोला है कॉस्टली है सबसे महंगी, तो मैं ऐसे नहीं करूँगा कि प्राइस इसका 25%, इसका 16%, नहीं, मैं सीधा यही देखूँगा 25 डिवाइड बाई 16 यानी 1.5 समथिंग आएगा। अब ये कैलकुलेशन शॉर्टकट है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि 16 का 1.5 गुना 24 होता है, उससे थोड़ा ज़्यादा है, 1.5 गुने से थोड़ा ज़्यादा 1.5 समथिंग, ये दिखना चाहिए। बी में 14/13 तो 1 पॉइंट थोड़ा सा ही आएगा, तो वो तो देखना ही नहीं है। सी में 27/20 नहीं आएगा ना, 1.5 गुना नहीं है। 30/20 होता तो 1.5 गुना होता, ये कम है। 15/23 सॉरी 23 मैं उल्टा बोल गया थोड़ा समझाने के चक्कर में, वापस है ना। यहाँ पे तो हमने कोई बात नहीं, वो नहीं है, हमने देख लिए थे, क्योंकि बी 13/14 होता तो 0 पॉइंट समथिंग होता। सी वाला तो 20/27, वो भी 0 पॉइंट समथिंग होता, क्योंकि नीचे बड़ा है तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट डी 23/15, 23/15 यानी हाँ ये भी 1.5 गुना, क्योंकि 22.5/15 होता तो 1.5 गुना होता है ना। 15 + 7.5 होता है 22.5, तो ये भी 1.5 गुने से ज़्यादा है। डी और ए में अभी है कंपटीशन, ए और डी को बाजू में रखते हैं। फिर हम देखेंगे एफ 12/20 0 पॉइंट समथिंग, 7/6 बाकी तो कोई नहीं है ना। तो जो भी है, सॉरी 12/8 था, वो एग्जैक्ट डेड है, सॉरी मैं वापस थोड़ा एफ में चला गया। 12/8 यानी 1.5, लेकिन 1.5 से ज़्यादा थे ना ए और डी, तो उसको नहीं देखना। एफ 7/20 0 पॉइंट समथिंग, तो उस सब को छोड़ दो। तो यहाँ पे देखिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्या थी कि इसका यूज़ ही नहीं करना, कि जो भी है उसका यूज़ नहीं करना। ये कंसेप्ट कब क्लियर होंगे? जब आपको सीधा ये स्ट्राइक होना चाहिए। देखिए अगर नहीं होगा तो आप ऐसे भी समझ तो सकते हो, मैं आपको अगर पूरा समझाऊं तो उसका रीज़न क्या है। देखिए यहाँ पे ए के लिए क्या है, 25% ऑफ 225 करोड़, एंड यहाँ पे क्या है, डिवाइड बाय 16% ऑफ, यही है ना 13,500। अब ए के लिए भी ऊपर नीचे क्या है, 225 करोड़, नीचे है 13,500। बी के लिए भी जो भी है, बी के लिए भी 13% उसकी वैल्यू, 13% ऑफ तो 225 करोड़, नीचे 14% ऑफ 13,500। तो ऊपर नीचे सेम ही है ना सब में, हमें तो कंपेयर करना है। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं बोलूँ 5 किलो ज़्यादा या 4 किलो ज़्यादा या 3 किलो ज़्यादा, समझ में आ रहा है? जब किलो ही है तो उसको हटा दो ना, 5 ज़्यादा 4 ज़्यादा 3 ज़्यादा, वही देखते। हाँ अगर मैं ऐसा पूछता ना कि 50 किलो ज़्यादा या 47 लीटर ज़्यादा या 53 लीटर ज़्यादा, तो कुछ दिक्कत आ सकती थी, क्योंकि 1 किलो में है 1 लीटर में। पर जब सब चीज़ें सेम में ही हो, उसका यूनिट सेम है, 225 करोड़ डिवाइड बाई 13,500, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो फिर उसको क्यों पकड़ के चलना है ना। सिर्फ जहाँ पे सबसे महंगा दिख जाए उसी में उसको गिनना पड़ेगा। तो ये सब होता है, गेटिंग दिस। तो एक होती है कंसेप्चुअल, तो जैसे ही कंसेप्चुअल क्लैरिटी आई, हमें पता चल गया कि ए में
और भाई डी में कंपटीशन है। अब सिर्फ उस दोनों को ही गिनना है ना। अब आपके कैलकुलेशन शॉर्टकट इतने तो होने ही चाहिए कि 25 डिवाइड बाई कहाँ पे था 16 है ना, 25 डिवाइड बाई 16 तो आप कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 16 इंटू 1.5 24 तो हो गए, एक बच गया उधर यानी 10, 16 इंटू 6 96, 4 बच गया 40, 16 दूनी 32, अराउंड ये 5625 टू बी प्रिसाइज। और डी में कर ले अगर हम 23 डिवाइड बाई क्या था 15 तो 1.5, 22.5 तो हो गया, 0.5 बचा है सिर्फ है ना, 0.5 बचा है तो 0.5 का हो जाएगा 50, 15 इंटू 3 तो ये 1.53। तो दो छोटे से कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, समझ में आ रहा है। देखिए मेरे पास तो और भी ट्रिक है, मैं ऐसा नहीं करता, मैं तो ऐसा सोचता कि ये ए जो है वो 1.5 गुने से ज़्यादा कितना है, 1 ज़्यादा है। 16 का 1.5 गुना 24 है, 1 ज़्यादा है ना। तो जो एक्स्ट्रा है 1.5 गुने से वो है 1/16, और यहाँ पे इसका 1.5 गुना 22.5 होता है, ये आधा ज़्यादा है, आधा बाई 15 यानी 1/30, वो एक्सेस है वो है 1/30, तो 1/30 ज़्यादा 1/16 ज़्यादा, ऑब्वियसली 1/16 ज़्यादा है, इसलिए ए। तो मुझे तो वो भी नहीं करना है, ऐसा कैलकुलेशन भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब हम सीखेंगे, मतलब कंसेप्चुअल शॉर्टकट, कैलकुलेशन शॉर्टकट। और कैलकुलेशन में भी एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो हमने देखा ही नहीं अभी तक, अभी तो हमने है ना, पर ये सब चीज़ें हम समझेंगे। बेसिकली अभी इंट्रोडक्शन है, तो अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी आएगा, हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो मैं एग्जैक्टली ये भी बताऊँगा कि इसको कैसे करना भी है। फाइन, चलिए, तो होपफुली दिस इज़ क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी समझ में आया क्या है, ये चीज़ें चाहिए। तो ये 4 चीज़ें हैं भाई, कोई भी डाटा आपके सामने है उसको समझना आना चाहिए, उसको देख के ही समझ में आना चाहिए, अच्छा ये क्या बोल रहा है ना। उसको वो होता है ना रिमांड पे जो पुलिस लेती है और बोलता रहता है, बस आपको वो आना चाहिए, वो बोलना चाहिए, आपको डेटा देख के ही वो डाटा आपको बोल के बताना चाहिए कि वो क्या है। दूसरी चीज़ आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उसमें से कोरिलेट करना, उसके पीछे के हिडन मीनिंग्स निकालना, ये सब आपको आना चाहिए। और लास्ट बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछते हैं तो 2 टाइप के शॉर्टकट जरूरी है। कंसेप्चुअल कि जिससे ज़्यादा कैलकुलेशन ही ना करने पड़े, और जो एक आध भी कैलकुलेशन करना पड़े उसके लिए फिर चाहिए कैलकुलेशन शॉर्टकट, ठीक है। चलिए, तो अब हमें पता चला कि हमें क्या चाहिए, ठीक है। ये डेवलप कैसे करना है भाई, प्रैक्टिस से एक तो डेवलप होगा, है ना। ये जो प्रैक्टिस चाहिए, तो पहले हम उसके फॉर्म्स को समझेंगे कि अलग अलग कितने टाइप के इसमें फॉर्म्स आते हैं। तो जैसे जिसको अगर जान लिया बाद में ईजी है ना, तो उसको पहले पहचान लेते हैं कि अच्छा डाटा इंटरप्रिटेशन अब किस फॉर्म में आता है। फिर टेबुलर फॉर्म, आपको टेबल देख के समझ में आना चाहिए पहले ये चीज़, अगर ये नहीं आता तो फिर आप सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे बहुत सिंपल है भाई, टेबल सबसे ईजी होता है, क्योंकि टेबल में आपको सब दिख ही जाता है कि अच्छा यहाँ पे दिए पॉपुलेशन रेंज, यानी कि 1000 से भी कम हो ऐसे विलेजेस, ओके। 1000 से 1500 के बीच में पॉपुलेशन हो ऐसे विलेजेस, 1500 से भी ज़्यादा पॉपुलेशन हो ऐसे विलेजेस, और टोटल विलेजेस यानी ऑब्वियसली दिस प्लस दिस ये होता होगा। करने की ज़रूरत नहीं है, समझने वाली बात है। उसी तरह से कनेक्टेड विथ रोड्स, है ना। अच्छा, तो यानी ये जो विलेजेस है उसमें से इतने रोड्स, इतने विलेजेस रोड से कनेक्टेड है, ओके। तो वापस ये तीनों का टोटल तो वो टोटल वाला होता ही होगा, वो समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे बोला है कि जो रोड कनेक्टेड है उसमें से ऑल वेदर रोड से कितने कनेक्टेड है, फेयर वेदर रोड से कितने कनेक्टेड है। ये इंडिया में ही होता है भाई, कुछ रोड ऐसे बनाए जाते हैं कि कोई भी वेदर आ जाए दिक्कत नहीं है। और बाकी फेयर वेदर रोड क्या होते हैं, जैसे बारिश गिरी रोड टूट गए, है ना, वो बोलते हैं ना पगडंडी छोटी सी, वो सब होते हैं फेयर वेदर रोड। फिर अच्छा वेदर रहा तो अच्छे रोड है वो, बाद में फिर गए वो काम से, ठीक है। तो यहाँ पे भाई ये समझना चाहिए कि अच्छा ये दोनों का टोटल ये होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ही बोला है जो रोड से कनेक्टेड है उसमें 2 टाइप के, ऑल वेदर रोड से कनेक्टेड विलेज, फेयर वेदर रोड से कनेक्टेड विलेज। तो ये दोनों का टोटल ये होता ही होगा, ठीक है। और फिर विलेज इज़ नॉट कनेक्टेड विद रोड्स, तो यानी कुछ विलेजेस ऐसे भी है कि जो कनेक्टेड, तो इसका और इसका टोटल, क्योंकि या तो कनेक्टेड विद रोड्स हो गए या तो नॉट कनेक्टेड विद रोड्स हो गए, इस दोनों का टोटल ये होता होगा। तो ये सब चीज़ें देख के समझ में आनी चाहिए, जो आपको आती ही होगी, मैं ऐसा मान लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो प्री रिक्विजिट है, वो आपके अंदर की बेसिक नॉलेज है, ठीक है। तो ही तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो पहले तो कोई भी डाटा देखो ना, आपको फटाक से ये बने उतना जल्दी क्लिक होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, बार ग्राफ। बार ग्राफ में कैसे आपको कुछ भी डाटा देंगे। देखिए बार ग्राफ यानी क्या होता है, ये खंबे खड़े कर देते, तो हमें पता है अच्छा 1996 में
ये वाला यानी अरेस्टेड, अरेस्ट कितने हुए होंगे, 6 अरेस्ट हुए होंगे, है ना, ये 6 है। अच्छा ये क्या है, प्रोसिक्यूटेड यानी जिसको सज़ा हुई है, वो कितने होंगे भाई, 4.5 दिख रहे हैं इधर से, है ना। मैं बहुत नज़दीक हूँ, शायद इतना अच्छा नहीं दिखता, थोड़ा दूर जाना पड़े, पर अराउंड आई थिंक मे बी 4.7 होंगे, पर आपको तो दिखेगा भाई, आप इतने नज़दीक नहीं घुस गए होंगे, है ना, आपको ये सामने थोड़े दूर से दिखेगा, तो यू कैन अंडरस्टैंड। तो समझ में आ रहा है उसको। तो ये होते आपके बार ग्राफ जो बहुत सिंपल होते हैं ना। बार ग्राफ यहाँ पे ये कितना है, अराउंड 9.3 में भी, ये कितना है भाई, अराउंड 6 ही है ना। तो ये बार ग्राफ तो सिंपल सा है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो या तो डाटा सीधे सीधा दे दे टेबल में, या तो कोई बार दे सकते इस तरह से बार ग्राफ में। फाइन, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, लाइन चार्ट। भाई इसमें और बार ग्राफ में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। बार ग्राफ में क्या करते हैं, जैसे हम ऐसे खंबे बनाते हैं, है ना, ऐसे ऐसे खंबे बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे 2 बनाएंगे, एक में ऐसे कर देंगे तो पता रहता है, ये होते हैं बार ग्राफ। लेकिन लाइन चार्ट में क्या बोलते हैं, तो ऐसे खंबे मत खड़े करो, जो भी पॉइंट है उस सबको जोड़ दो ऐसे, है ना, तो ये लाइन बन गई। तो ये तो हमने देखा था आगे सबसे पहले। तो लाइन चार्ट को भी ये सब तो हम समझते ही है, कोई नई चीज़ नहीं होनी चाहिए, पर एक बार क्लियर होना चाहिए कि अच्छा बार ग्राफ यानी ये चीज़ थी, लाइन चार्ट यानी ये है। तो क्या है, जब डाटा आपके सामने है फटाक से उसको समझ लो। ओके, पाई चार्ट, भाई पाई चार्ट भी एक ज़रूरी है। पाई चार्ट यानी क्या, जब ब्रेकअप दिया हो, ब्रेकअप यानी टोटल दिया है, उसमें अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं। जैसे आपने कुछ स्पेंडिंग की है, आपने कुछ स्पेंडिंग की है, फैमिली की स्पेंडिंग है, टोटल मान लो 40,000 पर मंथ। 40,000 में से कितने कपड़े में खर्च हुए, कितने एंटरटेनमेंट में खर्च हुए, कितने एजुकेशन में खर्च हुए, कितने खाने में खर्च हुए, कितने बाहर के खाने में खर्च हुए, है ना, ये सब मिला के तो जो हम तोड़ते हैं ना, उसका ब्रेकअप करते हैं। जैसे यहाँ पे टोटल कम्यूटर से 9 लाख, भाई कोई एक पर्टिकुलर जैसे सिटी है, उसमें 9 लाख लोग हैं, उसमें से कितने लोग चल के जाते हैं, बाइक से जाते हैं, कार से जाते हैं या बस से जाते हैं। तो पाई चार्ट में इस तरह देते हैं कि भाई इसी में से, अब ये डिग्री में दिया है तो उसको समझना आना चाहिए कि ये क्या है यार, 108 डिग्री, इसका क्या करें, है ना, यानी कितने लोग। तो यहाँ पे समझना चाहिए कि टोटल 360 डिग्री होती है। तो फ्रैक्शन समझो ना कि चल के जाने वाले लोग हैं 108/360, ये हो गया फ्रैक्शन। रेशियो तो पढ़ा है, हम इतना समझ सकते हैं। टोटल 9 लाख में से तो 9 लाख मल्टीप्लाइड बाई 108/360, ये आपको वो बंदे मिलेंगे जो चल के जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कैलकुलेशन शॉर्टकट बाद में अलग चीज़ है, ये क्या हुआ, सिर्फ इंटरप्रेट करना, मतलब उसको अंडरस्टैंड करना, दे शुड मेक सेंस टू यू, ये पहला स्टेप है। हाँ, अब इसका कैलकुलेशन शॉर्टकट आपको आना चाहिए। जैसे मैं अगर होऊंगा तो मुझे ये डायरेक्ट दिखेगा कि 360 का आधा 180 का 5 गुना है ये, हाँ है ना। तो 108 का आधा 54 का 5 गुना 270, तो ये हो जाएगा 2,70,000, है ना। तो ये ज़रूरी है, क्लियर है। रादर देन कि नहीं आप एग्जैक्टली इसको 9 लाख 2 ऐसे ज़ीरो काटो, कैलकुलेट करो, ऐसा नहीं, आपको सीधा दिख जाना चाहिए। जैसे मैं ये दिखता हूँ 9 लाख 360 डिग्री के लिए, है ना। तो 360 से 9 लाख का रिलेशन क्या है, समझ में आ रहा है। ऐसा भी देख सकते हो कि सब जीरो हटा दो, 9 × 4, सब जीरो हटा दो, 9 × 4 है। ये तो 360 में से, लेकिन मुझे तो जनरली डिग्री में दिया होगा, तो 360 से मैं इधर कैसे जाऊँगा, समझ में आ रहा है। 360 का आधा 180 यानी 18 का 5 गुना है ना 90, तो बस जो भी दिया आधा कर दो। 36 का आधा 18 का 5 गुना 90, यानी ये तो सिंपल है 90,000, है ना। 72 डिग्री 180,000, 144 डिग्री, तो इसी तरह आधा कर दो 72 का 5 गुना 360, 3,60,000, ये सब पता चल जाना चाहिए, क्लियर है। वो कैलकुलेशन शॉर्टकट है, वो सब हम देखेंगे आगे। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। ये एक बहुत ही नया फॉर्म है भाई, कैसलेट फॉर्म। ये थोड़े साल से जो एग्ज़ाम्स आ रही है उसमें पूछे जाते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, डाटा आपको टेबल, बार, लाइन, पाई ऐसे नहीं देते, आपको पैराग्राफ देते हैं। तो वो जो पूरा पैराग्राफ होता है ना, उसको आपको समझना है। तो पूरा डाटा आपको स्टेप बाय स्टेप सेंटेंसेस के थ्रू देते हैं, जैसे कि स्टोरी कर रहे हो, स्टोरी के हिसाब से देते हैं। आपको उसकी स्टोरी समझनी है और आपको खुद को उसको आपके माइंड में डालना है कि ये किस टाइप के ग्राफ से आप उसको समझ सकते हो, ठीक है। उसको आपका मतलब ऐसा ही कोई नहीं कि टेबल बार, उसको जस्ट स्टोरी के हिसाब से आपको समझना है। जैसे कि देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि कोई भी, जैसे यहाँ पे रेशियो टाइप का आपको स्टोरी बोल दिया कि भाई एक मिक्सचर है, उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो ये है, और फिर उसको एक दूसरा मिक्सचर जिसमें ये रेशियो है,
मिल्क एंड वाटर का उसके साथ मिलाया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा समझना पड़ेगा, मैं थोड़ा जल्दी में अलग बोल गया। इसको दूसरा मिक्सचर जिसमें मिल्क एंड वाटर ये रेशियो में है और इस दोनों की क्वांटिटी 3:1 के रेशियो में लेते हैं, तो ये सब समझना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये सब आगे भी काफ़ी है, हम सब करेंगे सॉल्व। अभी मेरा आइडिया ये नहीं कि ये सॉल्व करूँ, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। अभी आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि डाटा इंटरप्रिटेशन होता क्या है। ठीक है, हमें सबसे पहले तो डाटा को देख के समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या बोलता है ना, इसका मतलब क्या है। दिस शुड मेक सेंस टू यू। सेकेंड थिंग, उसके हिडन मीनिंग समझो, उसके पीछे कोई फॉर्मूला होगा, जैसे यहाँ पे शायद एलिगेशन मिक्सचर हो सकता है या रेशियो हो सकता है, आपको समझना पड़ेगा, है ना। बोल के नहीं आएगा कि मुझे रेशियो से समझ लो, मुझे एलिगेशन मिक्सचर से समझ लो। ये तो वैसे रेशियो का है तो हमने किया हुआ है रेशियो, शायद दिक्कत नहीं होगी, पर काफ़ी लंबा है, थोड़ा समझना पड़ेगा। क्लियर दिस? और उसके बाद लास्ट चीज़ जो उसके क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पे नहीं, पर क्वेश्चन के हिसाब से फिर आपको पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी, कंसेप्चुअल शॉर्टकट्स ढूंढने पड़ेंगे कि अच्छा मुझे सिर्फ यही करने की ज़रूरत है, और फिर वो जो भी करने की ज़रूरत है वहाँ पे भी आपको कैलकुलेशन शॉर्टकट चाहिए। बस ये सब चीज़ें हैं। फाइन, चलिए। ऐसा एक और है भाई, काफ़ी लंबा है। देखिए मेंस में, बैंक के मेंस एग्ज़ाम में इतना बड़ा भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, शायद देख के ही हम छोड़ दें क्योंकि काफ़ी टाइम चला जाएगा, काफ़ी टाइम पक्का जाएगा, पर फिर भी हम सब करेंगे। ठीक है, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी, और जो भी हम क्वेश्चन करेंगे अगर एग्ज़ाम में उससे ईजी आते हैं तो हम यू सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ऑल राइट। तो ये सब क्वेश्चन हम करेंगे, धीरे धीरे चलते हैं। फाइन, ऑल राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भी बेसिक नॉलेज, यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ने से पहले आपको क्या आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो आना चाहिए भी रेशियो का मैंने पूरा वीडियो डाला हुआ है, पूरी एक्चुअली वीडियो नहीं बोलूँगा मैं, पूरी वीडियो सीरीज़ डाली हुई है, ढेर सारे वीडियोज़ है। तो यहाँ पे आई बटन है, आप जाइए वहाँ पे, रेशियो के हर एक वीडियो देख लीजिए। ठीक है, और अगर आप रेशियो के हिसाब से कॉन्फिडेंट हो तो फिर हम सीधा आगे बढ़ सकते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के साथ। दूसरी चीज़ है परसेंटेज का। देखिए मैंने एक वीडियो डाला हुआ है अभी तक, और वो है उसका बेसिक। तो बेसिक एक बार देख लेना, बाकी परसेंटेज हमें पता ही चलता है, कोई मतलब पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर भी जैसे मैं करता जाऊंगा क्लैरिटी तो आती जाएगी, लेकिन एक जो बेसिक वीडियो है, ऐसा है तो वापस यहाँ पे आई बटन दे रहा हूँ, बेसिक वीडियो एटलीस्ट देख लेना कि जिससे बेसिक क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, और तीसरी चीज़ है एवरेज। एवरेज हम सबको पता रहता है। तो देखिए ये सब चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मैंने क्यों बोला प्री रिक्विजिट है, क्योंकि किसी भी डाटा को आप इसमें ही डालते हो ना। आप बोलते हो कि एक कंपनी ए का जो प्रॉफिट है इस साल का और लास्ट साल का, उसका रेशियो कुछ ये है, तो अगर आप उसको इंटरप्रेट ही नहीं कर पाए तो आगे कैसे बढ़ोगे, है ना। या तो परसेंटेज में एक कंपनी ने 33% कमाए थे, अपने इन्वेस्टमेंट का ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था 33%, तो साला समझ में नहीं आएगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें क्या है, बहुत बेसिक है। या तो भाई इंडिया ने अपने प्रोडक्शन में से जो एक्सपोर्ट किया है फॉर द 1990s, वो है ऑन एन एवरेज 20%। तो ये ऑन एन एवरेज क्या मतलब हुआ, समझ में तो आना चाहिए, क्योंकि ये तीनों बहुत बेसिक है। कोई भी डाटा को रिप्रेजेंट करना है, कुछ बोलना है, तो ये तीन बहुत ही बेसिक है, इसलिए ये तीन पता होने चाहिए। और दूसरी चीज़, काफ़ी बार क्वेश्चंस इसमें होते हैं, यानी डाटा में अगर बोला नहीं है एवरेज, लेकिन क्वेश्चन होगा क्या एवरेज थी, पता होना चाहिए, कितने परसेंटेज है ना, कुछ भी, किस में हाईएस्ट परसेंटेज है इतने साल में, कब वो हाईएस्ट, किस साल में हाईएस्ट परसेंटेज है, पता तो होना चाहिए कैसे निकाले। तो इसलिए ये तीन चीज़ बहुत बेसिक चीज़ है मैथ्स के लिए, ये तीन चीज़ बहुत बेसिक है, इसलिए आनी ज़रूरी है। तो डाटा इंटरप्रिटेशन में ये तीन बहुत ही बेसिक है। लेकिन इसके अलावा भी देखिए कोई बार एनी अदर टॉपिक, क्योंकि अब ज़्यादातर तो वो तीन से चल जाएगा, दिक्कत नहीं है, पर कोई बार हो सकता है कि मैं आपको ऐसा ग्राफ दूँ, यहाँ पे दे दिया टाइम, यहाँ पे दे दिए स्पीड, और फिर ऐसा दिया है मैंने, यानी कि जैसे टाइम बढ़ता गया मैंने स्पीड बढ़ाई और फिर धीरे धीरे कम कर दी, यहाँ पे मैं स्टॉप हो गया, है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अच्छा इसका क्या मतलब है, कि जैसे 1 घंटे के बाद मेरी स्पीड इतनी थी, यहाँ पे हो सकता है कि मेरी स्पीड हो 45 किलोमीटर पर आवर या 50 किलोमीटर 60, पता नहीं, समझना पड़ेगा, है ना। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस हो सकता है, उसके ऊपर से जो क्वेश्चन हो उसके लिए आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस का फंडा क्लियर होना चाहिए। तो कोई भी टॉपिक तो आ सकता है, पर नॉर्मली ये तीन आते हैं।
पर फिर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो वो कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे हमने वो कैसलेट देखे थे ना, रेशियो की ज़रूरत थी, वो तो चलो बेसिक था, है ना, पर उसके बाद वाला जो कैसलेट था वो टाइम एंड वर्क वाला था। तो टाइम एंड वर्क वाला फंडा क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? तो भाई कोई भी टॉपिक के ऊपर से भी डाटा इंटरप्रिटेशन पूछा जा सकता है, बट बेसिकली ये ऊपर के 3 टॉपिक क्लियर होने चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भाई कैलकुलेशन टेक्निक, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे हर एक में मैं आपको ट्रिक दूंगा कि मैं होता तो कैसे सोचता, आपकी थिंकिंग वही आपको डेवलप करनी है। लेकिन उसके पहले मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोस डाले हुए कैलकुलेशन आपके शार्प करने के लिए, क्विक करने के लिए, फास्ट करने के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस डाले हुए। तो यहाँ पे आई बटन क्लिक कीजिए और वो जो 3 वीडियो है वो तीनों की यहाँ पे पूरे की पूरी सीरीज़ है, उसको वॉच कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइन, क्योंकि भाई कैलकुलेटर्स ज़्यादातर अलाउड नहीं होते, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो आर यू गेटिंग दिस इज़ बेसिक नॉलेज। तो आई होप यू आर नाउ कंफर्टेबल कि डाटा इंटरप्रिटेशन होता क्या है, हमें करना क्या है। मुझे दो चीज़ बतानी थी। एक, आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, और उससे आपको अब आइडिया आएगा कि मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन रखनी है। मेरे से आपको ये एक्सपेक्टेशन रखनी है कि अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हो ना, मैं आपको दूंगा बेस्ट से बेस्ट कंसेप्चुअल क्लैरिटी। यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस हम लंबे तरीके से नहीं, हम एम करेंगे, हमें पता होगा कि शॉट कहाँ पे मारना है ना। कोई भी चीज़ को तोड़नी हो ना, है ना, जैसे कोई भी ये बड़ी सी लकड़ी हो, उसको तोड़नी हो तो आपको पता होना चाहिए कि यार कहाँ पे, यहाँ पे मारूँ, यहाँ पे मारूँ, कौन सा उसका वीक पॉइंट है। तो वो डाटा के क्वेश्चन को, डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को समझ के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि नहीं लंबा कैलकुलेशन नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे यही करना है। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो ये होगा, और वो मैं आपको बेस्ट दूंगा, ये आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। और दूसरी चीज़ कैलकुलेशन शॉर्टकट, है ना, तो वो भी आपको, वो 3 वीडियो तो आप देख ही लोगे, आपको पता चली जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकल जब हम रियल डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस देखेंगे, करेंगे यहाँ पे सॉल्व, तो मैं हर वक्त उसको बहुत ही बाखूबी फटाफट कैलकुलेट करूँगा और आपको ट्रिक्स भी बताऊँगा कि किस तरह आप भी वो सीख सकते हो। ठीक है, वैसे ज़्यादातर तो अगर आपने वो वीडियोज़ देखे हैं तो आप खुद ही कर लोगे, पर फिर भी अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है देन आई विल बी देयर फॉर यू। फाइन, सो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यू नो द थिंग, है ना, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर, ये 4 चीज़ करनी है भाई। कमेंट्स किया कीजिए जिससे कि 2 वे कम्युनिकेशन हमारा बना रहे, मुझे भी पता चले कि आप कैसे जा रहे हो। ठीक है, और अगर भी इनकेस आप ये फेसबुक पे वीडियो देख रहे हो तो वहाँ पे भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है मेरे यूट्यूब चैनल की, वहाँ पे जाके उसको सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नोटिफिकेशन बेल, उसको प्लीज़ प्रेस कीजिए जिससे कि यू वुड बी द फर्स्ट टू वॉच माई ऑल न्यू वीडियोज़। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप एन्जॉइंग।